नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसे अक्सर बिल्कुल ही गलत समझ लिया जाता है। जब भी मेस्मरिज्म शब्द सुनने में आता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद वही सस्ते जादू या सड़क किनारे होने वाले तमाशे। लेकिन सच कहूं तो आज के इस विश्लेषण में ये सारे मिथक टूटने वाले हैं। दरअसल जिस स्रोत सामग्री को हम देख रहे हैं वो मेस्मराइज्म को एक शुद्ध मनोवैज्ञानिक विज्ञान के रूप में देखती है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि हमारे अंदर छिपी मानसिक शक्तियों और विल पावर को फोकस करने का एक बेहद ताकतवर तरीका है। ये पूरी चर्चा आंतरिक क्षमता को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक सवाल से। एक बार महान दार्शनिक सुकरात से मानव जीवन और उसकी ऊर्जा के बारे में एक बड़ा ही सीधा सा सवाल पूछा गया था। सवाल था, मुर्दा कौन है? सुनने में लगता है कि ये किसी फिजिकल अवस्था की बात हो रही है, लेकिन इसका जवाब मनोविज्ञान की एक ऐसी परत खोलता है जो सच में हैरान कर देती है। और सुकरात का जवाब था, जिसका मन मर गया है। अब यहाँ स्रोत सामग्री बिल्कुल साफ करती है कि मन का मतलब हमारी सांसारिक इच्छाओं या वासनाओं से बिल्कुल नहीं है। यहाँ मन का सीधा सा अर्थ है हमारी शुद्ध इच्छा शक्ति, यानी हमारी विल पावर। सुकरात का मानना था कि अगर किसी के अंदर कुछ करने की आग या विल पावर ही खत्म हो गई है तो शारीरिक रूप से जिंदा होते हुए भी वो मुर्दे के बराबर है, क्योंकि यही इच्छा शक्ति हमारे हर काम और सफलता की असली नींव होती है। तो चलिए अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। रहस्य नहीं, मनोविज्ञान, मेस्मरिज्म की असली पहचान को नए सिरे से समझना। इसे एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण से समझते हैं। यहाँ फिजिकल और मेंटल ताकत के बीच का असली फर्क दिखाया गया है। बाईं तरफ एक हट्टा-कट्टा पहलवान है, लेकिन स्रोत के अनुसार अगर उसकी इच्छा शक्ति कमजोर है तो वो एक छोटे से लड़के से भी हार सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो शायद शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है, लेकिन अगर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो वो बिना थके मीलों तक चल सकता है। यानी मेंटल दृढ़ता के बिना फिजिकल ताकत बिल्कुल बेकार है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का और मॉडर्न रूपक दिया गया है। विल पावर को लाइफ के डायनमो या जनरेटर के रूप में बताया गया है। सोचने वाली बात है, जैसे ही डायनमो बंद होता है मशीन के सारे पुर्जे काम करना बंद कर देते हैं। ठीक वैसे ही आत्मशक्ति के बिना शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। यही वजह है कि आजकल 80% से ज्यादा नौजवान जिनके पास नया खून और स्वस्थ शरीर है फिर भी हर वक्त आलस और निराशा में डूबे रहते हैं। उनका फिजिकल ढांचा तो नया है, लेकिन उनका अंदर का डायनमो पूरी तरह से बंद पड़ा है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, शक्ति का एकत्रीकरण, यानी अपनी अंदर की ताकत को जगाने और खींचने की पद्धति। इस एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन को एक बहुत ही परिचित उदाहरण से समझ सकते हैं। हम सबने देखा है कि सूरज की किरणें हर जगह बिखरी रहती हैं और आमतौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन क्या होता है जब उन्हीं बिखरी हुई किरणों को एक छोटे से मैग्नीफाइंग ग्लास से एक पॉइंट पर फोकस किया जाता है? वो भयानक आग पैदा कर सकती हैं। हमारे विचार भी बिल्कुल इन्हीं किरणों की तरह होते हैं। जब बिखरे होते हैं तो पावरलेस होते हैं, लेकिन जब उन्हें विल पावर के लेंस से फोकस किया जाता है तो वे किसी भी रुकावट को जलाकर राख कर सकते हैं। अब इस ऊर्जा को फोकस करने के कई तरीके हो सकते हैं। स्रोत सामग्री इसको समझाने के लिए एक और मजेदार उदाहरण देती है। कुएं से पानी निकालने के फिजिकल तरीके देखिए, चाहे वो मॉडर्न वाटर पंप हो, पुराना रहट हो, ढिंकी हो या फिर बस एक बाल्टी और रस्सी हो। टूल्स अलग अलग हैं पर मकसद एक ही है, पानी बाहर निकालना। ठीक वैसे ही आत्मशक्ति को जगाने के कई मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक अभ्यास हो सकते हैं, जैसे ध्यान या त्राटक। तरीके भले ही बदल जाएं, लेकिन बेसिक सिद्धांत वही रहता है, अपनी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना। और ये सिद्धांत सिर्फ किसी एक इंसान पर ही काम नहीं करता, ये पूरे समाज पर लागू होता है। ध्यान देने वाली बात है कि आज दुनिया भर में जितने भी बड़े संगठन हैं, चाहे वो धार्मिक सभाएं हों, पॉलिटिकल लीग हों, नेशनल कांग्रेस हो या यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हों, ये सब इसी एकत्रीकरण के सिद्धांत पर चलते हैं। जब कई लोग अपनी इच्छा शक्ति को एक साथ मिला लेते हैं तो वो समाज की एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। असल में संगठन ही शक्ति है और ये मेस्मरिज्म के बेसिक सिद्धांत का ही एक बड़ा सोशल रूप है। इतिहास और आत्मविश्वास। अब देखते हैं कि वक्त के साथ इस शुद्ध और केंद्रित इच्छा शक्ति के क्या-क्या उदाहरण देखने को मिले हैं।
सबसे पहला उदाहरण हमारी पौराणिक कथाओं से आता है। हनुमान जी का किस्सा तो सुना ही होगा। उनके पास समुद्र पार करने की अनंत क्षमता थी, लेकिन वो अपनी उस असीम ताकत को बिल्कुल भूल चुके थे और खुद को शक्तिहीन मान रहे थे। जब तक जामवंत जी ने उन्हें याद नहीं दिलाया कि उनके अंदर कितनी अपार शक्ति छिपी है, तब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी उस पावर का एहसास हुआ, वो आसानी से समुद्र पार कर गए। यह दिखाता है कि असीम शक्ति चाहे कितनी भी हो, आत्म जागरूकता के बिना वो किसी काम की नहीं। इसके बाद स्रोत एक बहुत ही प्रभावशाली ऐतिहासिक उदाहरण की तरफ मुड़ता है। ये नंबर 18 अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक है। गौर करने वाली बात है, 70 साल की उम्र में एक बिल्कुल जीर्ण क्षीण शरीर वाले महात्मा गांधी हर दिन 18 घंटे काम करते थे। ये इस बात का स्पष्ट सबूत है कि उनके अंदर वो विशाल डायनामो लगातार चल रहा था। उनकी यही केंद्रित मानसिक शक्ति उन्हें उन नौजवानों से भी ज्यादा ऊर्जावान बनाती थी जो शारीरिक रूप से उनसे कहीं ज्यादा मजबूत थे। एक और बड़ा ही दिलचस्प किस्सा नेपोलियन का है। जब वो महान आल्प्स पर्वत के सामने खड़ा था, जो सदियों से रास्ता रोके खड़ा था, तो उसकी फोकस्ड मेंटल पावर इतनी ज्यादा तेज थी कि उसने पूरे दृढ़ विश्वास से कहा, तुम्हें मेरे रास्ते से हटना पड़ेगा। ये एक बहुत ही गहरा रूपक है। ये बताता है कि एक इंसान की शुद्ध अडिग विल पावर के सामने बड़े से बड़े पहाड़ और भौतिक रुकावटें भी झुकने पर मजबूर हो जाती हैं। यहाँ स्रोत सामग्री बिल्कुल तटस्थ भाव से एक और ऐतिहासिक संदर्भ पेश करती है, जो ये दिखाता है कि विल पावर का ये नियम किसी नैतिकता से बंधा नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक नियम है। इसमें हिटलर का जिक्र किया गया है, जिसने अपने उस खतरनाक राजनीतिक उदय का सारा क्रेडिट इसी बात को दिया कि उसने इंसान के अंदर छिपे उस तत्व को पहचान लिया था। एक गरीब और अनाथ बच्चे से एक तानाशाह बनने तक का उसका सफर स्रोत के मुताबिक उसी असीम आंतरिक शक्ति के एहसास का ही नतीजा था। इससे ये साफ हो जाता है कि शक्ति अपने आप में न्यूट्रल है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है ये पूरी तरह से इंसान पर निर्भर करता है। खैर, सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि इन सारे उदाहरणों में, चाहे वो पौराणिक हो, शांतिप्रिय हो या तानाशाह हो, बैकग्राउंड और काम बिल्कुल अलग थे। लेकिन इन सब के बीच जो एक कॉमन धागा था, वो वही था, अपने अंदर की मेंटल पावर की पूरी समझ और उसका एकत्रीकरण। इन सभी ने उस ताकत को जगाया जो हर एक इंसान के अंदर बिल्कुल सुप्त अवस्था में यानी सोई हुई पड़ी है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी पड़ाव की तरफ। आत्मविकास तमाशा नहीं, आध्यात्मिक धन का असली मकसद आखिर है क्या? स्रोत सामग्री बहुत ही साफ शब्दों में इस केंद्रित इच्छा शक्ति के असली फायदों की लिस्ट बनाती है। ये ऊर्जा सच में एक आध्यात्मिक खजाने जैसी है। इसका असली इस्तेमाल शरीर को मजबूत बनाने, दिमाग को और पावरफुल करने और जीवन की उन गहरी सच्चाइयों को खोजने के लिए होना चाहिए। इसके जरिए इंसान ऐसी अद्भुत क्षमताएं और एक ऐसा उच्च दृष्टिकोण हासिल कर सकता है जो आमतौर पर नामुमकिन लगता है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? यहाँ एक बहुत ही मारक रूपक दिया गया है जो दिखाता है कि इस ताकत का कितना बुरा दुरुपयोग हो सकता है। जरा गौर कीजिएगा, एक तरफ बेहद कीमती और पवित्र चंदन की लकड़ी है और दूसरी तरफ उसी चंदन का इस्तेमाल चमड़ा काटने वाले औजारों को धार लगाने वाले पत्थर की तरह किया जा रहा है। मेस्मरिज्म या इस आत्मशक्ति का इस्तेमाल गली मोहल्लों में सस्ते जादू या बाजीगिरी दिखाने के लिए करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे उस पवित्र चंदन को सस्ते काम के लिए घिसा जा रहा हो। ये इस महान मनोवैज्ञानिक क्षमता का सीधा सीधा अपमान है। और यही बात हमें हमारी आखिरी स्लाइड और एक बहुत ही चुभने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या इस गहरी मनोवैज्ञानिक शक्ति का, इस अंदर के डायनामो का इस्तेमाल सच्चे आत्मविकास और महान लक्ष्यों के लिए किया जाएगा, या फिर इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट और सस्ते तमाशों में बर्बाद कर दिया जाएगा? फैसला पूरी तरह इस बात पर टिका है कि कोई इस अद्भुत मानसिक ऊर्जा का कितना सम्मान करता है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है ये पूरी चर्चा विचारों को एक नई दिशा देने में मददगार साबित होगी।